देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मोदी शाह के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई जैसी स्थिति है। प्रचंड बहुमत तो आएगा नहीं, ऐसे में हार गए तो वजूद खत्म। और अगर सिर्फ बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी तो आरएसएस मोदी को सत्ता से हटा देगा, सत्ता में सिंहासन पर बैठने नहीं देगा। गुजरात लॉबी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई बीजेपी की है नहीं, ये लड़ाई जो है वो गुजरात लॉबी वर्सेस इंडिया अलायंस का है। ऐसे में छठा चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है, हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव है, झारखंड की 4, दिल्ली की 7 सीटों पर, ओडिशा की 6 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव है। इनमें से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। मतलब मानो कि भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिरने जा रही है छठे चरण में। यहां तक कि बंगाल और ओडिशा भी लाल आंखें दिखा रहा है मोदी और शाह को। छठे चरण की 58 सीटों पर बीजेपी को कम से कम 50 सीटें जीतनी है। 50 में से अगर एक भी सीट कम आ जाए तो पासा पलट जाएगा। आरएसएस और भाजपा के अंदर मोदी विरोधी जो गुट है वो मोदी शाह को निपटा देगा। ऐसे में बहुत ज्यादा टफ है ये मैच मोदी के लिए और चाणक्य के लिए, क्योंकि इसी में तय हो जाएगा कि चाणक्य नीति जो है वो 2024 में पूरी तरह से फेल साबित हुआ या पास। तो कौन मारेगा बाजी इस छठे चरण में, आइए अशोक वानखेड़े जी से जानने की कोशिश करते हैं। एक एक सीट पर डिटेल जानकारी टाइगर हमें देंगे, तो सीधा चलिए उनका रुख करती हूँ। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब छठे चरण पर हर किसी की नजर है। छठे चरण की बात की जाए तो 58 सीटों पर चुनाव है 25 मई को। उत्तर प्रदेश की फिर से 14 सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, जहां भारतीय जनता पार्टी का एज बहुत अच्छा रहा 2019 की बात की जाए तो, इन 3 राज्यों पर विस्तारित चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आपका क्या होगा छठे चरण को लेकर के? कितना टफ है 58 सीट्स बीजेपी के लिए? देखिए, छठे चरण में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अपना वजूद बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो जरूरी भी है। देखिए, दिल्ली की सारी सीटें हैं, हरियाणा की सारी सीटें हैं और 14 प्रोमिनेंट सीटें हैं जो पूर्वांचल की तरफ पुश करती हुई, अवध से पूर्वांचल की तरफ पुश करती हुई अब सीटें जा रही है यूपी की। फिर बंगाल की सीटें हैं जहां उनकी सीटें थी सिटिंग। उड़ीसा की सीटें हैं जहां वो कम से कम बहुत ताकत लगा रहे हैं उड़ीसा में कि कम से कम 15 या 16 सीटें आ जाएं 21 में से। तो ये बैटलफील्ड है जहां वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। और यदि हम फिर राज्य वाइज जाए तो मुझे लगता है कि इन सभी जगह पे बीजेपी कहीं ना कहीं, मुझे जो मेजर लॉस बीजेपी का दिखता है वो हरियाणा में दिखता है। हरियाणा में जो बीजेपी, हाँ 10 सीटों का मतलब हरियाणा में उनके पास क्या था, हरियाणा में पूरी करीब सारी सीटें उन्हीं के पास थी। सारी की सारी सीटें हरियाणा में, एक भी सीट किसी के पास नहीं थी। पूरी सीटें हरियाणा की उनके पास थी, 10 सीटें। और इस बार, हेलो जी मैं सुन रही हूं। हाँ, और 10 सीटें उनके हरियाणा के बीजेपी के पास थी। और उन 10 में से यदि मैं देखूं तो वो क्या खो रही, ये लंबी लिस्ट है, कहां वो आ सकते हैं। 10 सीटों में 2 सीटें मात्र ऐसी है हरियाणा में जहां बीजेपी टक्कर में है, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है। बाकी 8 सीटों पे बीजेपी साफ है। उन 2 सीटों में से एक करनाल की सीट है जहां पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब लड़ रहे हैं। तो पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि एक के प्रकरण भले ही 10,000 के मार्जिन से हो, लेकिन साहब जीत जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत टाइट पोजीशन में है। और एक सीट है गुड़गांव की, जहां राज बब्बर लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और सामने इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं।
तो उनका एक वजूद है अपना, तो वो सीट बीजेपी की कहलाने के बजाय ये इंडिविजुअल सीट यदि मैं कहूँ राव वीरेंद्र सिंह की सीट है, और वो उनका बेटा ही लड़ रहा है, तो पिता भी लगे हुए हैं पूरे टाइम पे, और एक बेटे के लिए भी एक, चलो भाई उनका बेटा आ रहा है तो लोग एक मतदान करें, और सामने राज बब्बर है जो आउटसाइडर ही माने जाते हैं वहां पे, तो एक वो सीट है। यदि ये दो सीट छोड़ दी तो कोई भी सीट मुझे हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये तमाम सीटें मुझे कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखी। एक आम आदमी, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो किसान आंदोलन और जिस तरह से किसान, पहलवान। दो चीजें, किसान आंदोलन, अग्निवीर, अच्छा। और दलित का एन ब्लॉक शिफ्ट होना बीजेपी से इस मामले को लेके कि संविधान बदल रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने अब कल नोटिस दिया था कि आप संविधान को लेके भी ना बोलेंगे, ना अग्निवीर को लेके बोलेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई। और क्यों नहीं बोलेंगे? ये कुछ नीतियां हैं सरकार की भाई, उसकी आलोचना करने का, फिर इस पे नहीं बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे काहे पे? राम मंदिर पे नहीं बोलेंगे, अग्निवीर पे नहीं बोलेंगे, संविधान पे नहीं बदलेंगे बोलेंगे, और प्रधानमंत्री चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये जो बौखलाहट थी विपक्ष को बोलने के, इश्यूज हाईजैक करने की, क्योंकि इश्यूज का जवाब नहीं, इसलिए हरियाणा में सबसे मेजर लॉस इस सेक्टर में यदि मैं कहूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मेजर लॉस मुझे दिखाई देता है। और किसानों ने तो मतलब ये हाथ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लॉस, मैं स्वयं अदिति गया था हरियाणा में, मैं घुमा हूं कुछ क्षेत्र वहां, रूरल एरिया में तो गांव में एंट्री ही नहीं है बीजेपी के उम्मीदवार की। गांव के बाहर किसान खड़े हो जाते कि गांव में नहीं घुसने देंगे। खट्टर साहब को अपोजिशन फेस करना पड़ा। खट्टर जी को लोगों ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री को, जो कल तक मुख्यमंत्री थे, बोले आपने हमको दिल्ली जाने से रोका ना, अब हम देखते हैं कि आप दिल्ली कैसे जाते हैं। ये दो सीटें जो मैं बताई आपको, करनाल की और फरीदाबाद की, या गुड़गांव की, ये दोनों सीटें टाइट पोजीशन में है। बाकी जगह तो टाइट पोजीशन भी नहीं है, क्लीन स्वीप है। फिर जबकि 19 में 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यस, इस बार बीजेपी कांग्रेस के खाते में 8-9 आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। रिवर्स स्विंग है। फिर आप आइए दिल्ली, जहां पूरी की पूरी सीटें हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को दो सीटें बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है। आउटर दिल्ली या वेस्ट दिल्ली कहो जिसको, महाबल मिश्रा है आम आदमी पार्टी के, वो बड़े क्लियर कट निकलते दिखाई दे रहे हैं। और साउथ दिल्ली की सहीराम पहलवान, जो आम आदमी पार्टी की सीट है, ये दोनों मुझे बड़ी क्लियर इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है निकलते हुए। बाकी जगह भी जैसा चांदनी चौक बड़ी टफ फाइट दे रही है कांग्रेस, और जयप्रकाश अग्रवाल वहां पे एज पे है, लेकिन मैं टक्कर की मानता हूं। फिर आप उदित राज वाली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो सीट है, वो पिछले 2 दिन से उदित राज का गेन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए उदित राज वहां टक्कर में आ गए। फिर एक नॉर्थ दिल्ली वाली, न्यू दिल्ली वाली जो बांसुरी स्वराज की सीट है, हालांकि बांसुरी को एज दिख रहा है, लेकिन सोमनाथ भारती ने ये चुनाव बहुत टाइट करवा दिया। मतलब यहाँ विपरीत भी निर्णय आया तो कोई खास मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सबसे चर्चित सीट जो है, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, ये सीट भी बड़ी टाइट पोजीशन में फंसी हुई है। ईस्ट दिल्ली बीजेपी को बड़ा
एक सीट जाती हुई दिखाई देती है मुझे एटलीस्ट में। तो कुल मिला के जो सारी की सारी सीटें जो बीजेपी के पास थी, उसमें कम से कम 2 सीट में तो अभी डेंट पड़ता हुआ दिखाई देता है, दिल्ली में। तो ये दोनों राज्य दिल्ली और बिहार, ये दोनों लॉक हो जाएंगे। दिल्ली और हरियाणा लॉक हो जाएंगे। अब आप आइए, बिहार की करीब करीब 8 सीटें हैं जी। और बिहार में बड़ा समीकरण बड़ा अजीब सा है इसमें, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा ही एक एक सीट जो है आपको कई एंगल से देखनी पड़ती है। यदि हम सिवान की बात करें, सिवान में, ये सिवान है शहाबुद्दीन का क्षेत्र रहा है। शहर में सिवान प्रॉपर में जो विधानसभा है वहां उनको गैंगस्टर माना जाता था, और बाकी 5-6 जो रूरल एरिया है वहां वो गॉडफादर है। तो एक रॉबिन हुड की इमेज है उसकी, जब चाहे किसी को मदद करना, किसी भी इशू करना। तो वो इसीलिए शहाबुद्दीन का कब्जा रहा है हमेशा इस पे, इस सीट पे। अब इस बार क्या हुआ, आरजेडी ने वहां बिहार चौधरी को उतारा है, और जेडीयू ने जो माले, जो वामपंथी दल माले का जो पुराना नेता था, उसके पत्नी को, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वहां उतारा है। ये क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है, और यहाँ चाहे मुसलमान हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, यहाँ सारे लोग लैंडलॉर्ड हैं। तो शहाबुद्दीन इन लैंडलॉर्ड का गॉडफादर था। इन वामपंथियों के खिलाफ शहाबुद्दीन पूरी ताकत देता था इनको, इसलिए शहाबुद्दीन की पकड़ थी यहाँ पे। लेकिन इस बार शहाबुद्दीन को टिकट ही नहीं मिला, तो शहाबुद्दीन ने अपने पत्नी को, हिना शहाबुद्दीन को, इंडिपेंडेंट उतारा है, और उसका पलड़ा इन दोनों से भारी है। लैंडलॉर्ड की पूरी सारी अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द कास्ट सिस्टम, सारे लैंडलॉर्ड्स को लगता है कि किसी भी हालत में शहाबुद्दीन जीतना चाहिए, ताकि ये माले वाला अपने सर पे न बैठे। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी की खासियत है, इसलिए मुझे यहाँ हिना शहाबुद्दीन जीतती हुई दिखाई देती है। फिर में आई आप वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। अब आरजेडी ने उसमें दीपक यादव को टिकट दिया, जो हमारे यहाँ के बाहुबली डीपी यादव के दामाद है। उनकी चीनी मिल है वहां पे, और वो अपने चीनी मिल से किसानों को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। किसानों के मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं, पैसा भी बहुत है उनके यहाँ। लेकिन यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा ट्राइबल है, वो डिसाइड करेंगे इस बार फेट क्या है। तो यहाँ पे जेडीयू को थोड़ा मुझे एज दिखता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो थारू ट्राइबल कम्युनिटी है वो जनरली बाय एंड लार्ज जेडीयू के साथ रही है। ठीक है। अब आइए आप पश्चिमी चंपारण। कांग्रेस ने ये सीट मनमोहन तिवारी को दी है, उसके सामने संजय जायसवाल चुनाव लड़े हैं। अब ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर है यहाँ पे। देखना ये है कि ब्राह्मण अपने उम्मीदवार के पीछे जाता है या बीजेपी के पीछे जाता है, यानी एनडीए गठबंधन के पीछे जाता है संजय जायसवाल के पास। यही एक खेल है यहाँ पे। यदि तिवारी ब्राह्मणों को अपनी कास्ट के नाम से अपने साथ ले पाए, तो ये कांग्रेस, वर्तमान में तो तिवारी को एज दिखता है इसमें, क्योंकि वहां वैश्य वोट कुछ भी नहीं है संजय जायसवाल के नाम पे। ये बात अलग है कि वहां पे लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, जो अपने आप को वैश्य बोल के वहां पे लगातार काम करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद आती है पूर्वी चंपारण। यहाँ राधे मोहन सिंह है बीजेपी के, बहुत पुराने हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने ये सीट वीआईपी पार्टी को, मुझे मुकेश सहनी के पार्टी को दी, जिसने राजेश कुशवाहा को वहां उतारा है। ये भी वैश्य बहुल सीट है, वैश्य तय करते हैं। मुकेश सहनी का जो मला वोट है वो बहुत है यहाँ, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यदि ये वैश्य यदि उधर चले गए, जो कई चीजों से नाराज है एनडीए गवर्नमेंट से, तो पूर्वी चंपारण में वर्तमान में वीआईपी को एज दिखता है, लेकिन एक कांटे की टक्कर वाली सीट मानता हूं मैं। उसके बाद आप आइए शिवहरा, ठाकुर बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया है। इसके पहले भी वहां जायसवाल जीतते आए हैं। अब यहाँ पे तेली डिसाइडिंग फैक्टर है, तेली वोट ओबीसी के। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन 4 लाख लोग वोट लेके जाता है। और जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ लवली आनंद को उतारा है, जो मोहन आनंद जो गैंगस्टर है उनकी पत्नी। अब यदि ये ठाकुर लवली आनंद के पीछे खड़े हो गए तो यमवाय 4 लाख और तेली किस साइड पे जाते हैं, ये एक फैक्टर है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार तेली मैं तेली हूं करके बोल के आए हैं वहां पे, लेकिन वो प्रधानमंत्री को मानते हैं कि फिर इधर रितु जायसवाल के साथ जाते हैं। तो ये भी कांटे की टक्कर की सीट है। उसके बाद आप आइए गोपालगंज, शेड्यूल कास्ट है, एससी सीट है। या डॉक्टर आलोक सुमन है जेडीयू के, ये बिल्कुल क्लियर कट निकलती हुई सीट है उनकी, एनडीए की जाएंगी ये। उसके बाद आइए वैशाली, या मुन्ना शुक्ला आरजेडी ने उतारा है, भूमिहार है। और यहाँ एलजेपी यानी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसने मीरा देवी को उतारा है। ये जो है भूमिहार और मल्हा बड़े संख्या में, लेकिन मुकेश सहनी यदि वीआईपी वाला यदि इनके साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ, तो यहाँ मुन्ना शुक्ला का पलड़ा भारी है। उसके बाद आप आइए महाराजगंज। महाराजगंज का झगड़ा महाराजगंज के सीट का झगड़ा सीधा भूमिहार वर्सेस राजपूत है। यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनने अपने बेटे को आकाश को उतारा है, और सेबरीवाल को उतारा है बीजेपी ने। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बीजेपी को एज है। ये 8 सीटों का लेखा जोखा है, तो यहाँ पे भी कुछ मुझे बीजेपी को ज्यादा गेन करता हुआ दिखाई नहीं देता। ये हो गई सीट, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हमने हरियाणा कर दिया। उत्तर प्रदेश पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एंड में आते हैं, बहुत ज्यादा सीटें 14, तब तक ये छोटे छोटे। उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में भुवनेश्वर में अपराजिता सारंगी है, आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड, वो लड़ रही है बीजेपी से। उसके आगे बीजेडी है, लेकिन यहाँ नेक टू नेक फाइट है, एज बीजेपी को है। जगन्नाथपुरी में, मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से संबित पात्रा वर्सेस अरूप पटनायक है। संबित पात्रा को एज इसलिए है कि बीजेडी ने ये सोच के कि गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन नहीं हो गया, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करनी है, इसलिए अरूप पटनायक जैसा कमजोर उम्मीदवार दिया। उनको मालूम नहीं था कि ये झगड़ा आगे इतना बढ़ेगा कि आज वो रिग्रेट कर रहे हैं वहां पे। और वहां एक कांग्रेस की उम्मीदवार थी जिसने विड्रॉ कर लिया, इस वजह से थोड़ा संबित पात्रा को और वहां एडवांटेज मिल गया। उसके बाद ढेकनाल सीट है, ये बीजेडी को जाती है। केओनझोर शेड्यूल कास्ट सीट है, ये बीजेडी की है। कटक, ये बीजेडी की सीट जाएगी। संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं।
वो यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बीजेपी को एक सीट जा रही है। तो 6 में से यदि मैं कहूं कि भुवनेश्वर और संबलपुर ये 2 सीटें छोड़ी, तो बाकी जब अगले फेज में होगा तब बाकी सीट पे बात करेंगे। उसके बाद झारखंड आई है, झारखंड की 4 सीटें हैं। एक है गिरिडीह। गिरिडीह। हाँ, यहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी है एजेएसयू का, और उसके आगे है मथुरा महतो जेएमएम का। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आदित्य एक सरप्राइज खड़ा हो गया है। यहाँ एक नई लोकल पार्टी खड़ी हो गई है, जेकेपीएसएस, चाहे झारखंड कुर्मी ऐसा कुछ है वो। तो उससे जयराम महतो जो है वो, ये दोनों की लड़ाई में तीसरा निकल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा गिरिडीह सीट में। धनबाद में धन्नू महतो है बीजेपी का, और आयुष्मान सिंह है कांग्रेस का। वो जो पुराना अनूप सिंह था, अनुषा सिंह जो है, वो अनूप सिंह जो एमएलए है उनकी पत्नी है। यहाँ फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड यदि हो गया तो यहाँ महतो की सीट ज्यादा है, तो ये सीट बीजेपी को एज देती हुई दिखाई दे रही है। रांची में संजय सेठ है बीजेपी के, और यशस्विनी सहाय है कांग्रेस के, सुबोध सहाय की बेटी है। लेकिन संजय सेठ को एज है बीजेपी के इसमें। जमशेदपुर में समीर मोहंती है जेएमएम का, और विद्युत महातो है बीजेपी का। तो यहाँ बीजेपी को एज इसलिए है कि समीर महतो बहुत ही कमजोर जेएमएम का कैंडिडेट माना जाता है। अब एक सीट यहाँ पे उसकी भी है, जम्मू एंड कश्मीर की, आनंद नाग की। यहाँ मुफ्ती महबूबा मुफ्ती वो सीट निकाल लेगी, उसमें कोई नहीं है। अब आते हैं यूपी, दी बैटलफील्ड और बीजेपी। सुल्तानपुर में मेनका गांधी लड़ रही है, लेकिन बहुत टफ हो गई सीट। 50-50 चांसेस बोलते हैं, लेकिन एज मेनका जी को है। उसके बाद प्रतापगढ़ जो है ये सपा को जा रही है, सीधा राजा भैया का प्रभाव है। फूलपुर ये सपा को जा रही है। फूलपुर में ये वही फूलपुर है आदित्य जी जहां राहुल गांधी और भाषण नहीं दे पाए, इतने लोग टूट पड़े थे, आंधी चली थी इंडिया की, आंधी चली थी। हाँ, उसके बाद इलाहाबाद है, प्रयागराज जहां टफ माना जाता है एसपी और बीजेपी के बीच में। कैलाश नाथ जी का लड़का उधर से लड़ रहा है, इधर रेवती रमन का बेटा लड़ रहा है। दोनों बड़े नेताओं के नेक्स्ट जनरेशन लड़ रही है, और ताकत झोंकी है सबने। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ एज बीजेपी को दिखाई देता है। आम्बेडकर नगर लालजी वर्मा है समाजवादी पार्टी के, क्लियर सीट निकाल रही है। फिर सरबस्ती है, यहाँ पे भी वर्मा जी सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। ये बीएसपी से आए हुए नेता है जिसको समाजवादी ने टिकट दिया। साथ में निपेंद्र मिश्रा जी का लड़का लड़ रहा है साकेत, वो कमजोर माना जाता है बीजेपी से। दोबरियागंज में ये समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, और ये अभी अभी जो ब्राह्मण के जो तिवारी जी, जो सबसे बड़े ब्राह्मणों के गॉडफादर माने जाते थे, हरिशंकर तिवारी, उनके बेटे लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हरिशंकर तिवारी जी के मृत्यु के बाद एक सहानुभूति का फायदा भी कौशल तिवारी को मिलता दिखाई देता है। ये सीट फिर समाजवादी को जाती हुई दिखाई देती है मुझे। फिर आइए बस्ती भी समाजवादी को जाई जाती है, और बस्ती तो आप ये वही सीट है जहां बीजेपी से एक धाकड़ नेता अलग होकर बीएसपी का टिकट लेके चुनाव लड़ रहे थे, दयाशंकर मिश्र, और फिर प्रेशर में आके मायावती जी ने आइन 11 तौर पे उनका टिकट काट के फिर दूसरा आदमी दिया। तो दयाशंकर घर बैठे नहीं,
दयाशंकर पूरी ताकत से बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। तो इसका एडवांटेज रामप्रकाश चौधरी एसपी को मिल रहा है, तो ये बस्ती से सीट निकलती दिखाई दे रही है। फिर आप आइए संत कबीर नगर। संत कबीर नगर भी ये पूरी तरह से फंसी हुई सीट है समाजवादी और बीजेपी दोनों के लिए। यहाँ एक ने समाजवादी ने पप्पू निषाद को खड़ा कर दिया है, दूसरे ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद है। तो ये निषाद कम्युनिटी वोट यदि बटता है तो ये कैसा बटेगा, कौन उठाएगा, तो ये बड़ा एज का सीट है। लालगंज में भी कांटे की टक्कर है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव निकल जाएगा निरुआ के सामने इस बार। पिछली बार वो धर्मेंद्र यादव बहुत कम वोटों से, मतलब 7-8 हजार वोटों से हारे थे, और वो भी इसलिए हारे थे क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट बीच में खड़ा गया था। अब आजकल वो समाजवादी के साथ है, तो उससे एक जो मुस्लिम वोट स्प्लिट होने का था वो नहीं, तो धर्मेंद्र यादव यहाँ समाजवादी का निकालते हैं। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह, ये जौनपुर की भी सीट वही है जहां याद होगा आपको एक धनंजय सिंह बाहुबली थे जेल में, उनके पत्नी को टिकट दिया गया था, मायावती ने टिकट दिया, और फिर मायावती ने 11वें आवर पे उनका टिकट काट दिया ताकि ठाकुर के वोट नहीं बटे, और किसी और को दिया। तो धनंजय सिंह भले ही अभी बीजेपी का प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन कृपा शंकर सिंह को बचा नहीं पा रहे, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा वहां पे लड़ रहे समाजवादी के। ठाकुरों का वोट भी आप इकट्ठा धनंजय सिंह के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ठाकुरों के वोट की जो मोनोपोली जिसके पास है वो राजा भैया, वो जौनपुर में अपनी टीम के साथ उतरे हैं कृपा शंकर को निपटाने के लिए। कृपा शंकर का एक प्रॉब्लम और है कि ये हमेशा महाराष्ट्र में देखिए, ये महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, मुंबई की राजनीति करते हैं, और लोकसभा यहाँ से लड़ रहे हैं कि बोलते मैं जौनपुर का हूं। तो जौनपुर में आपने जन्म लिया, कर्मभूमि तो महाराष्ट्र रही आपकी, वो एक एडवांटेज है। फिर मछली शहर करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी समाजवादी को जाती है, क्योंकि राजा भैया का फैक्टर है, वो लग के है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को। ये और भदोही है, ये 2 लाख ठाकुर वोट है यहाँ पे, वो डिसाइडिंग करेंगे। तो ठाकुर उम्मीदवार के साथ जाते हैं कि बीजेपी के साथ जाते हैं, ये देखना है। समाजवादी पार्टी को एज जरूर दिख रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर है। ये 14 सीटें हैं यूपी में। तो कुल मिला के सारे सीटों में अपने देखा, बंगाल से लेके जगह तक मुझे कोई बड़ा गेन करती हुई बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिवाय उड़ीसा में जो 2 सीटें गेन कर रही। लेकिन 58 में कम से कम 10 सीटें जो है वो 8 से 10 सीटें बीजेपी के लिए बहुत टफ है। 8 सीटें तो आप हरियाणा में जा रही हैं। 8 सीटें तो हरियाणा में 2 सीटें आप दिल्ली में दे दीजिए, 10 हो गई। और उसके बाद 5 सीटें आपकी उसमें थी, 5 की जगह 3 सीटें आप वहां खो देंगे बंगाल में, 13 हो गई। 24 में हमने यही तो हम देख रहे हैं कि ना तो राष्ट्रवाद है, ना ही कोई पुलवामा का तड़का जैसे आप बार बार कहते हैं, ना वो लगा, मोदी जी का प्रभाव भी नजर नहीं आ रहा। उल्टा जो है वो है संविधान बचाओ लड़ाई। दलित वोट जो लोकल है इश्यूज मायने रख रहे हैं, मोदी के खिलाफ है। लोकल इश्यूज मायने रख रहे हैं। उड़ीसा में लोग हंस रहे हैं। अरे अभी 15 दिन पहले आप आके कह रहे थे कि बीजू मतलब नवीन बाबू जैसा कोई अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं है। नवीन बाबू ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, और जैसे ही आपका गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, आप ये कहते हो कि नवीन बाबू ने लूट लिया, नवीन बाबू चोर है, जगन्नाथ का चाबी लेके अब तमिलनाडु में जगन्नाथ का खजाना दे गया है। देखिए, उड़ीसा के चुनाव में कभी जगन्नाथ को लाया नहीं, घसीटा नहीं गया। इन्होंने पहली बार जगन्नाथ को घसीटा, वो भी लोगों के गले नहीं उतराएंगे। संबित पात्रा ने कह दिया कि खुद जगन्नाथ जी जो है नहीं, संबित पात्रा एक्चुअली क्या है, संबित पात्रा अपने आप को जगन्नाथ कहलाना चाहते थे। संबित पात्रा अपने आप को जगन्नाथ के बराबर समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा मैं मोदी जी का भक्त हूं, वैसे जगन्नाथ भी भक्त है मोदी जी। बाद में माफी मांगना पड़ गया उनको। तो ये अंध भक्त कई बार जरूरत से ज्यादा हो जाती है।
यानी 19 का एज तो बिल्कुल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, साथ ही साथ जो मोदी मैजिक चल रहा था वो पूरी तरह से गायब है। लेकिन यही वजह है सर, एक बात तो आप भी सोच रहे होंगे कि डेटा के साथ, चुनावी डेटा के साथ जो गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से डेटा को छुपाया जा रहा है, फॉर्म 17 को लेकर के मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि इनको, देखिए मोदी जी जान गए थे कि वो चुनाव हारेंगे 2024 का, इसीलिए चुनाव आयोग के लिए उन्होंने नया कानून बनाया, एक रबर, इसीलिए सीजीआई को हटाया गया। बताओ मुझे, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उसका काउंटर भी नहीं कहे कभी कोई। जी वानखेड़े जी, आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।